वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास फिर से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम फिर से 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखिए, बच्चों ने मुझसे बोला था कि मैम आप साउंड ध्वनि टॉपिक करा दीजिए, तो साउंड टॉपिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं और जितने भी क्वेश्चन आए हैं या जितने भी आने की संभावना है वो मैंने इस क्लास में करा दिए हैं या मैं इस क्लास में कराऊंगी। जिससे क्या होगा कि जो साउंड टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा और साथ में जो 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं साउंड ध्वनि से आपको याद रखने हैं वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो 2-4 डाउटफुल क्वेश्चन है बच्चों के वो भी मैंने इस क्लास में ले लिए हैं, ताकि सारी चीज़ें एक बार एंड टाइम पर सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो हमने अच्छे से कर ली हैं, चाहे वो मैराथन हो टॉपिक के, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेडागोजी हो, सब हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक रहता है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है वो डैश से निर्धारित होती है। तो तीक्ष्णता क्या है कि जो आवाज़ में तीखापन होता है वो किस से निर्धारित होता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। वो हम निर्धारित करते हैं आपका किससे, फ्रिक्वेंसी से, आवृत्ति से। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब जो बात मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो डायरेक्ट निर्भर करती है किस पर, पिच पर। अब आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी पिच क्या है, ये यही है कि आवाज़ कितनी तीखी है और आवाज़ कितनी तीखी नहीं है। अगर आवाज़ तीखी होगी, जैसे लड़कियों की आवाज़ ज़्यादा तीखी होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। जो बॉयज़ होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है, बैठी हुई होती है, जैसे लायन होता है, जो शेर होता है उसकी आवाज़ भारी होती है। लेकिन जो बर्ड होती है उसकी आवाज़ बहुत ही श्रिल होती है, बहुत ही तीखी सी होती है। तो जो श्रिल आवाज़ होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो उनकी आवृत्ति है वो काफ़ी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो याद रखिए श्रिलनेस जो होगी साउंड में वो भी ज़्यादा होगी। और जब श्रिलनेस, तीक्ष्णता ज़्यादा होगी तो जो पिच है वो भी आपकी ज़्यादा होगी। तो तारत्व, पिच को हिंदी में क्या बोलते हैं, तारत्व। तो आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट निर्भर करती है पिच पर। अगर आवृत्ति बढ़ती है तो तारत्व भी बढ़ेगा। इंग्लिश में बोलूँ तो अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो आपकी पिच भी बढ़ेगी, अगर फ्रिक्वेंसी घटती है तो पिच भी घटेगी। और ये जो श्रिल होती है, श्रिलनेस होती है साउंड में, ये फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी या जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ही आवाज़ कैसी होगी, श्रिल होगी। और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कम होगी, जैसे लॉयन के केस में हो जाएगी, तो वहाँ पर जो उसकी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी है वो कम होती है। इसी की वजह से उसकी आवाज़ में जो श्रिलनेस होती है वो भी कम होती है और उसकी आवाज़ काफ़ी भारी होती है। तो ये पॉइंट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो याद रखना है, जो श्रिलनेस होती है वो डिपेंड करती है आपकी किस पर, फ्रिक्वेंसी पर। और फ्रिक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन होता है आपका किसका, पिच का। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा पिच। तो ये पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं और याद भी रखना है। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार चांसेस हैं ये क्वेश्चन बन जाए। द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो जो फ्रिक्वेंसी का यूनिट है वो आपका हर्ट्स होता है, सीधा सा याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है लाउडनेस। ये क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं लेकिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो इसलिए मैंने फिर से करा दिया ताकि बिल्कुल अच्छे से डाउट आपके क्लियर रहें। देखिए, जो लाउडनेस होती है, अब ये डिपेंड करती है आपके एम्पलीट्यूड पर कि आवाज़ कितनी ऊपर उठ रही है और कितनी नीचे जा रही है। जैसे इस तरह से हम डायग्राम में दिखाते हैं ना, इस तरह से ये देखिए, तो जितनी ऊंचाई पर गई और जितनी नीचाई पर गई, यही जो हाईएस्ट ऊंचाई है यही आपका आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो जो लाउडनेस है, आवाज़ की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है आपके एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर। जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, या फिर जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही ज़्यादा लाउड जो है वो साउंड होगी। तो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी और पिच का रिलेशन था। तो बस इतनी बात याद रखनी है और इनसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। लाउडनेस डिपेंड कर रही है आयाम, एम्पलीट्यूड पर, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है आपकी पिच पर। और फ्रीक्वेंसी और पिच जो थी वो डायरेक्ट निर्भर किस पर हो रही हैं, आपकी श्रिलनेस पर, तीखेपन पर। ठीक है, तो प्रबलता जो है वो किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। देखिए यहाँ से इस तरह से फ्रिक्वेंसी ये गई वेव और यहाँ आकर ख़त्म हो गई, तो पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, पूरा एक दोलन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यही क्वेश्चन अगर फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई तो आप इसको आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसेस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रिक्वेंसी? निम्न में से वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक सीटेट में नहीं आया और एनसीईआरटी में है, तो आ सकता है इस बार। अब हमें बताना है यहाँ पर मिनिमम, सबसे कम फ्रिक्वेंसी किस में होगी। देखिए बेबी गर्ल, जो गर्ल है उसकी आवाज़ काफ़ी श्रिल होगी, तीखी होगी, तो पिच ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। बेबी बॉय, बच्चा भी छोटा है और उसकी आवाज़ भी श्रिल होती है। ये जो आवाज़ में परिवर्तन आता है वो आपका पुबर्टी में आता है, ये भी हमने पढ़ा है। जब बच्चा यौवना अवस्था में आता है तो उस समय जो लड़के होते हैं उनके वो होता है गले में जो कंठ होता है, लेरिंक्स होता है, वो थोड़ा आगे की वजह बढ़ जाता है, जिसे हम एडम एप्पल भी बोलते हैं, और उनकी जो आवाज़ होती है वो भारी हो जाती है। लेकिन बचपन में चाहे छोटी एज में लड़का हो लड़की हो, दोनों की आवाज़ ही काफ़ी श्रिल होती है, तीखी होती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है, या मैं बोलूँ पिच है, तारत्व है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। औरत, वुमेन, महिला, महिला की आवाज़ जो है वो तो श्रिल होती है, तीखी होती है। तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हो जाएगी एक आदमी की, पुरुष की। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ बैठी हुई होगी, भारी होगी, और आवाज़ भारी तभी होगी जब वहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या है? कम है, जो आपकी आवृत्ति है वो वहाँ पर न्यूनतम है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, जो फ्रिक्वेंसी है ध्वनि की वो डायरेक्टली निर्भर करती है किस पर? आपकी पिच पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके एम्पलीट्यूड पर। मतलब फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पिच के, जितनी पिच ज़्यादा उतनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। अगर आयाम ज़्यादा होगा तो याद रखिए फ्रिक्वेंसी कम होगी। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इस आदमी की लाउडनेस जो है वो ज़्यादा है, मतलब आयाम जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ताकि जब लास्ट डे में आप रिवाइज़ कर रहे हों तो इन चीज़ों को आप रिवाइज़ कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी एनसीईआरटी में दिया है और अब तक नहीं आया है, तो हो सकता है इस बार देखने को मिल जाए। द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट इट विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन? टाइम पीरियड सीधा सा हो जाएगा 1/500। जितना भी वाइब्रेशन पर सेकंड दिया है वो हम उससे अपना टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो एक मच्छर अपने पंखों को 50 कंपन प्रति सेकंड कर रहा है। कितने कंपन कर रहा है? 50 कंपन कर रहा है, ठीक है। औसत दर से कंपित करता है, तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो कंपन का आवर्त काल बताना है हमें कि कितना आवर्त काल होगा। तो देखिए, तो वो ऑसिलेशन कितने कर रहा है? 500, है ना। दोलन कितने करे ऊपर नीचे? 500 उसने करे। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है? टाइम पीरियड पूछ रहा है, आवर्त काल पूछ रहा है। तो आवर्त काल जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 ऑसिलेशन, है ना। तो यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/500। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 की वैल्यू तो कितनी आएगी? 0.2, और 2 0 और हैं, तो यहाँ पर 2 0 और बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.002। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। बाकी आप इसको कैलकुलेट कर भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज एंड इट्स एम्पलीट्यूड इंक्रीज देन। ये क्वेश्चन में बच्चों को अभी भी डाउट है, तो प्लीज़ अपना डाउट क्लियर कर लें। फ्रिक्वेंसी घट रही है तो पिच भी घटेगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है पिच। और अगर आयाम एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो जो प्रबलता है, लाउडनेस है, वो भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। फ्रिक्वेंसी घटेगी तो तारत्व पिच भी घटेगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो जो प्रबलता है साउंड की वो भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें भी बच्चों को अभी बहुत डाउट है, पता नहीं क्यों है। देखिए, Before playing a sitar, sitarist always adjusts the tension of the string of the sitar and tries to plug it suitably.
बाय डूइंग सो द सितारिस्ट एडजस्ट वॉट, है ना। एक सितार बाजक है जो सितार को बजाने से पहले उसको समायोजित करता है ना, उसको सही से बांधने की कोशिश करता है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, वो उसकी आवाज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए जो सितार होता है उसकी आवाज़ बहुत तीखी होती है, पतली सी होती है, बारीक, बहुत ही मधुर आवाज़ होती है, श्रिल, जैसे बर्ड की आवाज़ होती है। तो तीखापन, वहाँ पर वो उसके तीखेपन को एडजस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो उसकी किसको एडजस्ट कर रहा है? फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट कर रहा है। किसको एडजस्ट कर रहा है? आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट कर रहा है। अब ऑप्शन में फ्रिक्वेंसी तो है नहीं, लेकिन ऑप्शन में पिच है। तो ऑप्शन 4 ही यहाँ पर सही है। पिच ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सितार, सितार के तार की पिच वो एडजस्ट कर रहा है। देखिए, आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग जगह बहुत आंसर दे रखे हैं और बहुत ही गलत हैं। सबसे ज़्यादा जो आंसर गलत दे रखे हैं वो साइंस के ही दे रखे हैं, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, बस सिंपली दे देते हैं आंसर और उसी के हिसाब से बच्चे भी बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए, वो पिच फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में है नहीं, तो पिच कर रहा है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है नॉइस और म्यूज़िक के बारे में। ये क्वेश्चन भी पहले नहीं आया है, तो हो सकता है आ जाए। संगीत और ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, जो संगीत होता है उसकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मधुर होती है, लेकिन जो शोर होता है वो अवांछित होता है और वो अप्रिय ध्वनि होती है, अनप्लीजेंट साउंड होती है। तो ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। पोटैटो इज़ विच पार्ट ऑफ प्लांट, आलू पौधे का कौन सा भाग है? और इस क्वेश्चन में भी बच्चों को बहुत डाउट है। बच्चे कहते हैं रूट भी है। नहीं, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही देखना है। प्रायोरिटी जो दी जाएगी, पोटैटो क्या है? पोटैटो आपका स्टेम ही है। ट्यूबर्स जो होते हैं वो स्टेम से ही निकलते हैं, तो इसलिए इसको स्टेम के थ्रू ही माना जाता है। जो पोटैटो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? वो स्टेम ही होता है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट स्टॉक, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? अब देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। धान के दाने जो होते हैं ना, जिसे हम चावल के दाने बोलेंगे, उनको डंडियों से अलग करना है। डंडियों से उनको मार कर अलग करा जाता है, बीट कर कर। और वो बीट कर कर अलग करना क्या कहलाता है? आपका थ्रेशिंग कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। विनोइंग तब होता जब हम भूसे से आपके गेहूं को अलग करते हैं, तो वो आपका विनोइंग होता है, जिसमें हवा उड़ाई जाती है, भूसा जो है वो उड़ जाता है और गेहूं के दाने नीचे बैठ जाते हैं, वो विनोइंग है। लेकिन जब आप मार रहे हैं, बीट कर रहे हैं और पैडी की सीड को डंडियों से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो आपका थ्रेशिंग होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट लाइकली टू हैव? अगर पौधे में जड़ें कैसी हैं? वो रेशेदार हैं, है ना। तो उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? ये हमने बहुत बार करा है। उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? वो पैलर होती हैं। समांतर शिरा विन्यास उनमें होता है, पैलर वेनेशन होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। और ये हमें देखने को मिलता है किसमें? ग्रास में, बैम्बू में, बनाना में, उन सब में फाइब्रस रूट ही होती है और पैलर वेनेशन हमें वहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रांसलूसेंट, निम्न में से कौन सा पारभासी नहीं है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अब तक नहीं आया है। देखिए, ट्रांसलूसेंट पारभासी वो होते हैं जिनसे हमें धुंधला दिखाई देता है, ना बिल्कुल क्लियर दिखता है और ना ही क्या कहते हैं, ना बिल्कुल क्लियर दिखेगा और ना ही ऐसा होगा कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, हल्का हल्का धुंधला दिखाई देता है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा पारभासी नहीं है। देखिए, पॉलीथीन की जो शीट होती है उसमें हमें धुंधला दिखाई देता है, स्मोक में भी, और जो सेलफोन की शीट होती है उसमें भी धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जो पानी होता है उसमें हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। वो आपका ट्रांसलूसेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर बिल्कुल आपका, ऑप्शन नंबर डी जो होगा, मैं सही से टिक कर देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही बढ़िया है। कि यहाँ पर बताना है कि रियल इमेज, जो वास्तविक छवि है, वो हम किसके माध्यम से बनाते हैं? बहुत बार बता दिया है, फिर से बता रही हूँ, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के थ्रू ही हमारी रियल इमेज हमें मिलती है। कॉनकेव मिरर नहीं होगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा।
कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों से ही हमें वास्तविक रियल इमेज मिलती है, तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही है। बाकी जो प्लेन मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, इन दोनों से हमें वर्चुअल जो है वो आपकी आभासी जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो हमें मिलता है। तो आंसर या तो आपका ऑप्शन में देगा कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस भी दे देता, तो तब भी वो आंसर हो जाता, क्योंकि इन्हीं में हमें आपकी वास्तविक छवि रियल इमेज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लेन मिरर से ही 2 साल से क्वेश्चन बन रहा है, तो हो सकता है इस बार भी समतल दर्पण प्लेन मिरर से ही क्वेश्चन बन जाए। तो प्लेन मिरर के बारे में सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं कि इसमें जो इमेज, जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा होता है। जो प्लेन मिरर होता है वो वही मिरर है जिसमें आप अपनी फ़ोटो देखते हैं, तो उसमें इमेज आपकी सीधी बनती है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पैर ऊपर हो जाते हैं और सिर नीचे हो जाता है, नहीं। तो इमेज तो आपकी इरेक्ट होती है, सीधी होती है। दूसरी बात, इमेज यहाँ पर रियल नहीं होती, वास्तविक नहीं होती, तो ये पॉइंट तो गलत है, क्योंकि इमेज हमें मिरर के पीछे मिलती है, आप उसको दीवार पर नहीं देख सकते। ऐसा थोड़ी होता है कि आप मिरर में देख रहे होते हो, आपकी जो छवि है, जो आपकी इमेज है, जो आपके प्रतिबिंब है, वो आपको दीवार पर दिख जाएगा, नहीं। वो तो मिरर के पीछे ही है, रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई दे रहा है। तो उस केस में इमेज जो है वो वर्चुअल होती है, आभासी होती है, रियल नहीं होती। बाकी इमेज इसमें लिटरली इन्वर्टेड होती है, पार्श्व परावर्तित हो जाती है, सीधा उल्टा दिखाई देता है, और उल्टा सीधा वो वाला उल्टा सीधा नहीं, ऊपर नीचे वाला, दायां बायां और बायां दायां, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाता है। आपने देखा ही होगा, आप लेटर लिखेंगे सीधा, मिरर में दिखेगा वो उल्टा, है ना। उस केस में लिटरली इन्वर्टेड होता है। द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो साइज का बिंब, जो इमेज बनती है वो आपकी बिल्कुल ऑब्जेक्ट के जैसी ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप बड़े दिख रहे हो तो मिरर में आप छोटू से दिखाई दोगे, नहीं, आप उतने ही दिखाई देते हो। तो यहाँ पर ACD मतलब सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, और यही सारे फीचर शो करता है कौन, आपका प्लेन मिरर, समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच लेंस इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी पर्सन टीथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब तक नहीं बना है, बन सकता है। डॉक्टर द्वारा दांतों को देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है। देखिए, डॉक्टर को देखना है बड़ा, और बड़ा हमें दिखता है या तो कॉनकेव मिरर से, या तो कॉनकेव मिरर से। अब ऑप्शन में कॉनकेव मिरर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका उल्टा, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर आंसर होगा सीधा सा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इवॉल्व्ड इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। हमारे कौन सा भाग है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो वो हमारा स्टमक होता है, अमाशय होता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बैक्टीरियाओं को मार देता है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, ये हमें बताना है। सीटेट में बार बार थर्मोसेटिंग से क्वेश्चन बनता है, याद रख लीजिएगा। बेकालाइट और आपका मेलामाइन, ये दोनों के दोनों ही आपके थर्मोसेटिंग होते हैं। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, मेलामाइन। मेलामाइन नहीं देगा तो बेकेलाइट दे देगा। दोनों ही दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, और ये वो प्लास्टिक हैं जो आसानी से पिघलते नहीं हैं, और जो हमारे स्विचेस वगैरह में या टीवी के जो कैबिनेट होता है उसमें जनरली हमें ये प्लास्टिक देखने को मिलती है। बाकी जो आपका पॉलीथीन है, PVC है, ये आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ना कि थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में सिर्फ 2 आएंगे, बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू टेक प्लेस इन। पोषक तत्वों का अवशोषण और रक्त और ऊतकों के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है कहाँ पर, ये हमने बहुत बार देखा है। ये होता है हमारा कैपिलरीज में, केशिकाओं में, और केशिकाएं ही होती हैं वो वाली वेसल्स, वो वाली नलियाँ जो सबसे पतली होती हैं। याद रखना, सबसे पतली नलियाँ कैपिलरीज की होती हैं, और यहीं पर क्या होता है, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है वो किसकी मदद से होता है, वो कैपिलरीज की मदद से होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने इसको डाल दिया ताकि ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज। तने के ऊपर एक वृक्ष के शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं। देखिए, तने के ऊपर
ब्रांची पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको तो हम क्राउन कहते हैं, मुकुट कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं, तो जब बहुत सारे क्राउन हो जाते हैं, तो वो बहुत सारे क्राउन मिलकर क्या बनाते हैं, आपका कैनोपी बनाते हैं, छत्र बनाते हैं। तो डिफरेंस समझ लीजिएगा। द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री ऑफ द स्टेम, ये तो खाली ब्रांची पार्ट पूछ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उस ब्रांची पार्ट को तो हम क्राउन बोलते हैं, मुकुट बोलते हैं। लेकिन जब बहुत सारे ब्रांचेज हो जाती हैं, तो वो आपका कैनोपी बन जाता है, छत्र बन जाता है। तो उस केस में जब मल्टीपल ब्रांचेस कहेगा डिफरेंट ट्रीज की और वो पूरा एक घेरा बना लेती हैं, तो वो तो कैनोपी है। लेकिन जब इंडिविजुअल ब्रांच की बात कर रहा है, तो वो आपका क्राउन है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की ही बात हो रही है, तो ऑप्शन ए क्राउन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सिंपल सा क्वेश्चन है। आहार नाल जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसका सही सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले माउथ आता है, फिर आपका इसोफेगस आता है, ग्रासिका आता है, फिर आपका स्टमक आता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन है। द मिनरल दैट आर रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए, ये जो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है, ये चारों ही हमें चाहिए होते हैं। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम और आयरन, इन्हीं को हमें चाहिए होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। लेकिन जो पोटाशियम है उसको सबसे टॉप पर रखा जाता है। तो इसके हिसाब से आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर अभी भी कोई डाउट है। आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड ही है, क्योंकि पोटाशियम सबसे ज़्यादा नीड में होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। देखिए, दो तरह के मिश्रण होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, एक मिक्सचर होते हैं। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होती हैं जो, जैसे यहाँ पर ब्रास है, ब्रास दो मेटल से मिलकर बना है, तो ये आपका होमोजीनियस होगा। सेम ऐसे ही जो स्टील है उसमें कार्बन भी है और अदर सब्सटेंस भी हैं, जैसे निकल वगैरह हैं, तो वो भी क्या हैं, वो भी आपके मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। तो वो सारे होमोजीनियस मिक्सचर हैं। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, उसमें एक सब्सटेंस दूसरे में ऐड तो होता है, लेकिन कोई तीसरा सब्सटेंस नहीं बनता, तो वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों आपके होमोजीनियस मिक्सचर हैं। कौन से मिक्सचर हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हैं। एयर फिल्ड इन बैलून, क्योंकि एयर में भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो वो भी आपका होमोजीनियस है। लेकिन जो आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट है, ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आप कहेंगे कि आयोडीन तो सॉल्ट में मिक्स होता है, तो ये भी होमोजीनियस होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे आपने शुगर में सॉल्ट डाल दिया, तो शुगर के अंदर सॉल्ट के जो दाने हैं वो पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नया सब्सटेंस बन जाता है। सेम ऐसे ही जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, उसके अंदर आयोडीन डाला जाता है, तो वो सिर्फ उसके अंदर मिक्स हो जाता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस वहाँ पर नहीं बनता। तो वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें भी अभी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। समटाइम आफ्टर डूइंग फिजिकल वर्क वी गेट मसल्स क्रैम्प, जब हम कभी शारीरिक कार्य करते हैं तो हमारी पेशियों में क्रैम्प आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कन्वर्जन ऑफ पाइवरूट टू लैक्टो एसिड की वजह से। देखिए, पाइवरूट ना दे ऑप्शन में, ग्लूकोज दे दे तब भी चलेगा। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन में नॉन कन्वर्जन है। नॉन कन्वर्जन की वजह से नहीं हुआ, कन्वर्जन तो हो रहा है वहाँ पर। और कन्वर्जन किसका होता है? आपका ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में। ग्लूकोज है नहीं, ऑप्शन में है पायरूवेट। और ये प्रोसेस जब कन्वर्जन हो रहा है तो उसमें पायरूवेट होता है, तो इसलिए ग्लूकोज की जगह इन्होंने पायरूवेट बोल दिया। तो ये भी सही है, कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू लैक्टिक एसिड। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक बार मुझसे ये क्वेश्चन गलत हो गया था और उसके बाद बच्चे अभी तक भी कन्फ्यूज़न में हैं, और मैंने बहुत बार इसको सही करा दिया है, फिर भी मैं इसको बता रही हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। वह कौन से तंत्र हैं जो
पाचन क्रिया में आपके कार्य नहीं करते। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसोफेगस। इसोफेगस सिर्फ खाने को हमारे स्टमक आमाशय तक पहुँचाती है। सेम ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन, खाना सारा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जाता है, उसके बाद वहाँ पर तो सिर्फ पानी अलग होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी यहाँ पर नहीं होगा और बाकी रेक्टम में तो वेस्ट मटेरियल आपका बाहर निकल जाता है। तो ये तीनों ही डाइजेशन में पार्ट नहीं लेते। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26। और ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बहुत ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन है। Porter who carry heavy luggage always have a long piece of cloth with them. Before carrying the load on their head, they fold the cloth in the shape of round disc and place it on their head. By doing this, they भारी बोझा उठाने वाला कूली सदैव अपने पास, ये प्रेशर से क्वेश्चन है, तो वो अपना एक कपड़े को रखता है और जब वो बोझा उठा रहा होता है तो उस कपड़े को गोल बना के उसकी चक्री सी उसको अपने सिर पर रख लेता है। वो ऐसा क्यों करता है? अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर हैं। ये प्रेशर से क्वेश्चन है और प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? आपका प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होगा तो बल जो है फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और प्रेशर डायरेक्ट डिपेंड कर रहे हैं। और जो फोर्स और आपका एरिया है, क्षेत्रफल है, वो इन्वर्सली है। मतलब एरिया बढ़ रहा है तो फोर्स, जो प्रेशर है वो घट रहा है तो फोर्स भी आपका घट रहा है। तो यहाँ पर पोर्टर ऐसा क्यों कर रहा है? अब मैंने ये एनसीईआरटी में देखा तो देखिए एनसीईआरटी में ये लिखा है और हमें इसी के हिसाब से फिर आंसर देना होगा। I now understand why porter place on their head a round piece of cloth when they have to carry heavy load. By this they increase the area of contact of load with their head. तो ये जो इतनी सी बात है ना, वो क्या कर रहा है? वो अपना एरिया को इंक्रीज कर रहा है अपने सिर पर। तो जब एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया है तो हमें आंसर भी यही मानना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट बिल्कुल एनसीईआरटी को मानता है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो है वो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस एंड दे फाइंड इट इजियर टू कैरी द लोड। तो प्रेशर तो घट जाएगा, वह अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा लेता है। बात तो ये भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही जाएंगे तो ऑप्शन 1 को ही वरीयता दी जाएगी। वह अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेता है। और मैंने आपको दिखा भी दिया है, एनसीईआरटी में यही लिखा है कि वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ा लेता है। और ऑप्शन में भी साफ यहाँ हमें दिख रहा है, इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड ऑफ लगेज विद देयर हेड। वो एरिया को बढ़ा देगा, एरिया को बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होगा तो फोर्स तो कम होगा ही होगा। तो ऑप्शन 1, मुझको भी लग रहा था कि ऑप्शन सेकंड ही सही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पोर्टर की, जो बोझा उठाने वाला है, उसकी दृष्टि से देखूं तो वो तो यही सोच के करता है कि जो प्रेशर है, जो फोर्स है वो कम हो जाए। वो तो यही सोच रहा है कि मेरा बल कम हो जाए, लेकिन ये हम सोच रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी में यही लिखा है तो ऑप्शन 1 ही हमें सही मानना होगा। ये बात गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि सेकंड ऑप्शन गलत है। अगर हो सकता है इस बार आपको पहला ऑप्शन मिले ही ना, सेकंड मिल जाए, तो सेकंड वाला पॉइंट भी सही है। लेकिन एनसीईआरटी में जब बच्चे के सॉल्यूशन दिया गया तो वहाँ पर ये बात दे दी गई, इतनी सी बात, तो उसी के हिसाब से फिर हम क्या मान लेंगे? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 मान लेंगे सही। बाकी आपका 1 और 2 दोनों पॉइंट ही इसमें सही हैं। हो सकता है इस बार कथन में आ जाए कि पहला सही है या दूसरा सही है, तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है, क्योंकि वो अपना क्या कर रहा है? बल को तो घटा ही रहा है, फोर्स तो कम हो ही रहा है। क्योंकि वो प्रेशर कम हो रहा है तो फोर्स तो कम हो ही जाएगा, बल तो कम हो ही रहा है। बात तो ये भी सही है। लेकिन जो एनसीईआरटी में बच्चे की दुविधा दूर गई, तो बच्चे ने जवाब में यही दिया कि वो अपना एरिया बढ़ा रहा है। तो उस केस में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स? निम्न में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युक्त है? समाप्त होने वाले, जो खत्म हो जाएंगे, तो वो कौन से हैं? देखिए सॉइल है यहाँ पर, तो सॉइल तो कभी खत्म नहीं होगी। सेम ऐसे ही वाटर है, ये भी खत्म नहीं होगा। सेम ऐसे ही सनलाइट है, ये भी खत्म नहीं होगा। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, खनिज और वन्य जीव। जो वाइल्ड लाइफ है, हम लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं और जो वन्य जीव हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही है, ये कभी ना कभी ख़त्म हो सकते हैं। ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, इसमें अभी तक भी डाउट है और डाउट मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है कि जो लेंथ होगी वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड होगी, 5:1 होगी, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का रेशियो बैठता है 7.5 एनसीईआरटी में ये दिया है इसकी जो लेंथ है, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ बताई है 1.5, पॉइंट हटेगा 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा 5:1। पहले हमसे पूछ रहा है छोटी आंत और फिर बड़ी आंत का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी मैंने देखा बच्चों को अभी भी डाउट है कि सी ब्रीज क्या होता है, समुद्र समीर क्या होता है। देखिए समुद्र समीर का मतलब होता है समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आना। दिन के समय क्या होता है, जो समुद्र का दिन के समय होता क्या है, जो लैंड होता है, जो स्थल होता है, उसकी वायु जल्दी गर्म होती है और वो ऊपर उठ जाती है, तो नीचे वाली वायु खाली हो जाती है। जब वो खाली हो जाती है तो उसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो लैंड की तरफ आती हैं, और जब ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आएंगी समुद्र से, तो वही आपका क्या कहलाता है, सी ब्रीज कहलाता है। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, दिन के समय जो समुद्र है वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, और वो जो ठंडी हवाएं ही आ रही हैं वही आपकी समुद्र समीर होती हैं, सी ब्रीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर हमें बताना है सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन मैनर इट इज़ अप्लाइड। उस बल का चयन करना है जो अनुप्रयोग के जाने के ढंग में दूसरों से भिन्न है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो घर्षण बल है वो आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स से बस दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं, एक तो फोर्स के प्रकार और फिर आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो हैं जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जब बल कार्य करता है तो वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स। और उसके अलावा, और फ्रिक्शन फोर्स के अलावा जो हो जाएगी मसल्स फोर्स, है ना। मसल्स फोर्स क्या होती है, आप कोई भी चीज़ उठा रहे हैं तो आपकी जो मसल्स हैं उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स भी आपकी कैसी फोर्स होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, संपर्क बल होता है जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के बीच में संपर्क होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और स्थिर विद्युत, ये तीनों की तीनों आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं। मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपके पास भी नहीं है, दूर से भी ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेंगी या फिर उसको रिपेल कर देंगी, दूर भेज देंगी। तो ये वाली फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में भी नहीं हैं तब भी काम करती हैं, तो वो आपकी नॉन कॉन्टैक्ट असंपर्क बल होते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों तो असंपर्क हैं, सॉरी पहला, दूसरा और चौथा, फर्स्ट ए बी और डी, ये तीनों आपके कैसे फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट हैं, और ये जो है ये आपका कॉन्टैक्ट है। और यहाँ पर विषम ही पूछ रहा था कौन सा अलग है, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें जब मैंने क्वेश्चन कराया तो ध्यान से देखा नहीं, यहाँ पर हमें सही से देखना है। ए जो है, देखिए ए जो है वो सीलियरी मसल्स को बता रहा है, पक्षमाभ पेशी को बता रहा है। बी जो है वो हमारा आइरिस है, ये जो छोटे छोटे ब्लैक से दोनों तरफ हैं ये हमारे आइरिस हैं, और आइरिस ही हमारी आइज़ का कलर बताता है। कुछ की ब्राउन होती हैं, कुछ की ब्लैक होती हैं, कुछ की ब्लू होती हैं, तो वो आइरिस ही होता है जो कलर को बताता है आइज़ के, ठीक है। फिर सी पॉइंट पर क्या है, ये लेंस है, और डी पॉइंट पर क्या है, ये जो बाहर की तरफ है सबसे बाहरी लेयर वो हमारी कॉर्निया है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा ये, 31 ये था, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टर्मरिक का सॉल्यूशन है, हल्दी का सॉल्यूशन है, एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि आपका बेस है, क्षारक है आपका, कौन सा, सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एसिड है और ये आपका बेस है, क्षारक है। जब टर्मरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो जो टर्मरिक का कलर है जो येलो होता है तो ये येलो ही रहेगा। लेकिन जब टर्मरिक आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि येलो ही रहेगा। किसके केस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में। लेकिन ये लाल हो जाएगा किसके केस में, आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिवन ब्लो आर सम फूड आइटम, तो हमें बताने हैं कि किसमें ब्लू ब्लैक कलर होगा जब हम उनको आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करेंगे। और ये मैराथन में भी हमने करा है। ये हम चेक करने के लिए करते हैं क्या, स्टार्च, कि भोजन में मंड है, शर्करा है, स्टार्च है या नहीं। तो देखिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाले फूड होते हैं उनमें स्टार्च होती है। तो जैसे बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटो हैं, तो इन दोनों में ही आपकी जो है स्टार्च होगी। तो ऑप्शन ए में तो स्टार्च है। और स्टार्च के साथ ही जब ये रिएक्शन कराई जाएगी तो वहाँ पर जो है कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जब इनकी रिएक्शन किसके साथ होगी, आपकी आयोडीन के साथ होगी। ठीक है, तो ये तो कलर चेंज करेगा। और यहाँ पर यही पूछ रहा है कि कौन से इनमें सॉल्यूशन है ब्लू ब्लैक कलर देंगे जब उनको आयोडीन के साथ टेस्ट कराया जाएगा। तो आयोडीन के साथ टेस्ट कराने पर ब्लू ब्लैक कलर वो देगा जिसके अंदर स्टार्च होगी। तो स्टार्च इनमें होगी। उबले हुए चावल में तो स्टार्च होती है, लेकिन चबे हुए चावल में स्टार्च नहीं होती, क्योंकि जो च्यूड राइस होता है हमारे जो क्या कहते हैं माउथ के अंदर स्लाइवा होता है, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर, वो स्लाइवा उस चबे हुए चावल को हमारे कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च है उसको चेंज कर देता है, जिसकी वजह से उसमें फिर स्टार्च नहीं रहता। तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी स्लाइस ऑफ ब्रेड में भी आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट सॉरी स्टार्च जो है वो वहाँ पर होगा। और उस स्टार्च को हमारा स्लाइवा बाद में कन्वर्ट करता है। जैसे चबे हुए चावल को कन्वर्ट कर दिया तो वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा, लेकिन स्लाइस ऑफ ब्रेड पर जब आप टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ए और सी। बाकी चीनी और नारियल के तेल में आपको कोई भी स्टार्च देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आंसर आपका ए और सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। हमें बताना है कौन से हमें विषाणु से फैलने वाले रोग हैं। सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हेपेटाइटिस ए। एग्जाम में आ सकता है खाली हेपेटाइटिस ए, याद रखना ये जो है ये वायरस से होती है, विषाणु से होती है। चिकन पॉक्स और मीसल भी आपकी वायरस से होती हैं, विषाणु से होती हैं। बाकी जो मलेरिया है, ये मलेरिया आपको प्रोटोजोआ से होता है। और जो टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया से होता है। सेम ऐसे ही टाइफाइड यहाँ पर है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अ ब्लॉक ऑफ आयरन ड्रॉप्ड इन अ वेसल ऑफ वाटर। एक पानी का कोई भी मटका हो या कुछ भी हो, उसमें आयरन का एक ब्लॉक जो है वो डाला जाता है। वो सिंक करने की बजाय, सिंक टू द बॉटम, दिस इज़ बिकॉज, वो पानी में तैरने की बजाय नीचे डूब जाता है ना, सिंक कर जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो तैरा क्यों नहीं, वो पानी में डूब क्यों गया। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक। जो पानी उस ब्लॉक के द्वारा हटाया गया है वो कम है, और वो कम होने की वजह से जो ब्लॉक है वो पानी के अंदर डूब गया है। तो जो पानी ब्लॉक ने हटाया वो कम है देन द वेट ऑफ द ब्लॉक, इसी वजह से वो क्या हो गया, वो डूब गया। अगर पानी जो वो हटाता उसका, वो पानी का जो फोर्स होती अगर वो ज़्यादा होती तो वो जो ऑब्जेक्ट था वो तैरता रहता। लेकिन क्या हुआ, उसने जो पानी हटाया उसका फोर्स जो है, जो नीचे से फोर्स लग रहा था पानी से, क्योंकि पानी वो कम हटा तो फोर्स भी नीचे से कम लगा, जिसकी वजह से जो ब्लॉक है वो पानी में डूब गया। अगर नीचे से फोर्स ज़्यादा लगती, बुआंट फोर्स जिसको बोलते हैं, वो अगर ज़्यादा होती तो जो ब्लॉक था वो आपका तैरता रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। और ये फिर से ही फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन है, और इसको आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, साउंड वाले चैप्टर से ही है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से रखना है ये वाली बातें, क्योंकि कभी कभी हमें लगेगा कि पेपर बहुत आसान है, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। और उस केस में होगा क्या, आप नॉट, इनकरेक्ट ऐसी चीज़ें देखना भूल जाते हैं, क्योंकि माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होता, हमें चीज़ें बहुत लाइट लगती हैं। फिर उस केस में हमें लगता है ये भी सही है, ये इस तरह से हम करते चले जाते हैं। और उसी में हमारी ये गलतियाँ होती हैं कि हम देखना भूल जाते हैं कहाँ लिखा है इनकरेक्ट, कहाँ लिखा है नॉट। तो प्लीज़ बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखें, इस बेसिस पर गलती ना करें कि कहाँ नॉट लिखा है, कहाँ इनकरेक्ट लिखा है। वो एग्ज़ाम में आप सही से क्या है देख कर जाएँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें गलत बताना है, तो कौन सा पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अ ड्रम वाइब्रेट विद अ लो फ्रिक्वेंसी। एक ढोल है जिसकी आवृत्ति का जो कंपन है वो कम है, निम्न है। जब आवृत्ति कम है तो सीधी सी बात है जो उसके पिच है वो भी कम है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, अ विसल हैज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी। जो सीटी बजती है आपने देखा होगा उसकी बहुत श्रिल, बहुत तीखी आवाज़ होती है, तो उसमें
उच्च फ्रिक्वेंसी होती है, देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच, इसकी वजह से उसका जो तारतव्य है ध्वनि का वो भी ज़्यादा होगा, ये बात भी सही है। जनरली द वॉइस ऑफ मैन इज श्रिल, श्रिल यही गलत है, मैंने बता भी दिया था, वॉइस ऑफ मैन जो पुरुषों की आवाज़ होती है वो तीखी नहीं होती, वो तो भारी होती है, रोर भारी होगी वो, ठीक है। देन द वुमेन, तो यही पॉइंट गलत है क्योंकि यहाँ पर उल्टा बोल दिया है, लिखना चाहिए था द वॉइस ऑफ द फीमेल इज श्रिलर देन द मैन, लेकिन बोल दिया क्या है, वॉइस ऑफ द मैन इज श्रिलर देन द वुमेन, तो यही पॉइंट गलत है। बाकी फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, अ बर्ड मेक अ हाई पिच साउंड, बर्ड की साउंड कैसी होती है, उसका तारत्व ध्वनि का कैसा होता है, वो ज़्यादा होता है, जबकि जो लॉयन होता है उसकी जो साउंड होती है वो लो पिच की होती है, उसका जो तारत्व होता है वो कम होता है, और ये बात सही है, तो ऑप्शन 3 ही यहाँ पर गलत है। और मुझे लगता है अब ये साउंड में जो आपका फ्रिक्वेंसी है, पिच है, लाउडनेस है, और ये जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जितने क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, और इसमें भी अभी तक बच्चों को बहुत डाउट है कि, और देखिए आप एनसीईआरटी में देखेंगे ना तो वहाँ पर यही है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ टेबल, एक टेबल है और उस पर ये समझ लीजिए कि वो बुक है या कोई लकड़ी का टुकड़ा है वो इसके ऊपर रखा हुआ है। वॉट कैन बी सेड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स वहाँ पर हमें बतानी है कैसी लग रही है, यहाँ पर बैलेंस फोर्स है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ से वो ग्रेविटेशन तो लग रही है, लेकिन टेबल भी नीचे से एक फोर्स लगा रहा है भाई इसको रोकने के लिए। अगर टेबल नहीं होगी तो सीधी सी बात है, बॉल तो नहीं, वो सॉरी, ये जो ब्लॉक है या ये जो बुक है वो तो नीचे गिर जाएगी, लेकिन नीचे नहीं गिर रही है, क्यों, क्योंकि टेबल ने उसको रोक लिया, टेबल भी नीचे से ऊपर की तरफ इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा रही है, तभी वो बिल्कुल रेस्ट में है। और अगर सेम फोर्स नहीं हो रहा होता तो बॉल, वो जो ब्लॉक होता वो आपका हिल रहा होता, या फिर है ना वो टेबल को तोड़ के नीचे गिर जाता, अगर वो ज़्यादा भारी होता है ना, बैलेंस फोर्स नहीं होती तो क्या होती, जो ब्लॉक है या टेबल है के ऊपर कोई बुक है, अगर वो इतनी भारी होती, उसका जो फोर्स है वो बैलेंस नहीं होता, ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज़्यादा होता, तो वो तो नीचे टेबल को तोड़ कर गिर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो बुक पर आराम, वो बुक जो है टेबल पर आराम से रखी है, इसका मतलब ऊपर से और नीचे से दोनों कैसी हैं, बैलेंस्ड फोर्स वहाँ पर एक्ट कर रही है, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है, और यही सही आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर हमें सही कथन, ट्रू स्टेटमेंट को बताना है, और मैंने फिर से बता रखा है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही हमारे थर्मोसेटिंग होते हैं, और ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है, यही दोनों प्लास्टिक आपकी थर्मोसेटिंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हमें बताना है वो प्लेस, वो जगह जो साइक्लोन से, जो आपके चक्रवात होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ये मैप है, मैप में इधर आपका उड़ीसा आ जाता है, तो उड़ीसा जो है बे ऑफ बंगाल के पास है, और बे ऑफ बंगाल के पास वाले एरिया में ही चक्रवात जो साइक्लोन होते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं, तो उड़ीसा के आसपास ज़्यादा ये आते हैं, और उड़ीसा में ही आपका पुरी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो चक्रवात हैं वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, पुरी में, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40, जो आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अभी भी शेयर करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं हम पूरी तरह से, तो आप इतना तो कर ही दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वेन्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, निम्न में से कौन सा कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और हमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं। सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं, सारी शिराएं ऐसा नहीं करती हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन होता है आपका पल्मनरी वेन और पल्मनरी आर्टरी। जो पल्मनरी वेन होती है ये क्या करती है, ये अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड नहीं, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हमारे लंग्स तक लेकर जाती हैं, तो यहाँ पर ये बात सही नहीं होगी। शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, वेन्स हैव थिन वॉल, ये बात सही है। वेन्स की जो वॉल्स होती हैं, उनकी नलियों की जो वॉल्स होती हैं वो पतली ही होती हैं, लेकिन जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, उनकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है, वो थिक होती है, और ये बात भी आप याद रखेंगे।
फिर तो ये पॉइंट तो सही है, बी तो सही है। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू हार्ट। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लेकर जाती हैं, ये बात भी सही है। शिराएं यही काम करती हैं, हमारे रक्त को क्या करती हैं, जो अशुद्ध रक्त है उसको फिर से हमारे हृदय तक पहुंचा देती हैं। शरीर के डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो अशुद्ध रक्त है वो हमारे फिर से हार्ट में पहुंच जाता है वेन्स की मदद से, शिराओं की मदद से। तो सी भी सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी। ठीक है, तो याद रखना है जो वेन्स होती हैं, जो शिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त रखती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं, जो आपकी आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, वो शुद्ध रक्त, जो ऑक्सीजन वाला रक्त होता है वो रखती हैं। और जो ये सपोज आपका हार्ट है, तो आर्टरीज क्या करती हैं, धमनियाँ क्या करती हैं, जो धमनियाँ वेन्स हैं, जो वो आपकी वेसल्स होती हैं, जो नलियाँ होती हैं जिनमें खून जाता है, तो वो क्या करती हैं, हार्ट जो है वो हमारा उसको पंप करता है, और पंप करने के बाद जो आर्टरीज होती हैं, जो शिराएँ होती हैं, वही हमारे रक्त को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लेके जाती हैं। और उसके बाद वापस जो कैपिलरीज ने क्या करा, जो शुद्ध रक्त था ऑक्सीजन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा पूरा रिएक्शन हो गया ग्लूकोज के साथ, रिएक्शन के बाद भोजन कन्वर्ट होकर एनर्जी रिलीज हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। वो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज के माध्यम से हमारी फिर से दूसरी नलियों में आता है, और वो नलियाँ होती हैं आपकी वेन्स। ये वेन्स क्या करती हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को फिर से हमारे हार्ट में पहुंचा देती हैं। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द सूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। अमीबा के जो पधाब होते हैं वो किसमें सहायता करते हैं, ये हमें बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।